हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यू यानी हरियाणा पीसीएस में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। इससे पहले हम ज्योग्राफी की जो पीवाईक्यू हैं हरियाणा पीसीएस के उन्हें कवर कर चुके हैं। जो हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके की पीवाईक्यू की वीडियो हम कवर कर चुके हैं, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर से देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, हमें बताना है वो करेक्टली मैच है या नहीं। यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और वो कौन सी लिस्ट में आता है। ठीक है, ये जो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट हैं ये 7th शेड्यूल में दिए गए हैं तीनों लिस्ट की, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सब्जेक्ट्स को कि कौन से सब्जेक्ट पे यूनियन लॉ बना सकता है, कौन से सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बना सकता है। और एक कंकरेंट लिस्ट है कि जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही मिलकर यहाँ पे लॉज को बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो पेयर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये यूनियन लिस्ट में है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 50 है ये। ठीक है, उसके बाद है अडॉप्शन एंड सक्सेशन, क्या स्टेट लिस्ट में है? नहीं, ये एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो ये जो पेयर है यहाँ पे गलत है, और कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 5 है ये। ठीक है, नेक्स्ट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज इन कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट में नहीं है बल्कि स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 34 है ये। तो यहाँ पर 2 पेयर गलत है और एक सही है, तो ओनली 1 पेयर, यहाँ पे करेक्ट पेयर हमसे पूछा गया है तो 1 पेयर करेक्ट है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं और कौन सा आर्टिकल किस के बारे में है वो हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। आर्टिकल 263 बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की। ठीक है, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल हैं ये कौन सेटअप करता है? प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करते हैं टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इंटर स्टेट काउंसिल्स को कौन सेटअप करते हैं? प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं। तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में ए ही करेक्ट लग रहा है, तो ए का 3 है और कोई ऑप्शन में है भी नहीं। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। फिर है आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर हाई कोर्ट टू इशू डिस्क्रिशन ऑर्डर्स और रिट्स। ठीक है, तो 226 किससे रिलेटेड है? हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, 239 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। देखिए, यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर कौन करते हैं? यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करते हैं, बट वहाँ पे क्या होते हैं, कई जगहों पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली में है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो किसके बिहाफ पे कर रहे होते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। ठीक है, और दिल्ली के लिए ही एक स्पेशल आर्टिकल भी है जिसके थ्रू यहाँ पे दिल्ली को क्या नेशनल कैपिटल बनाया गया था, तो उसको एक अलग से स्टेटस दिया गया था। वो था आर्टिकल नंबर 239AA। देखिए, यहाँ पे जो ए है ना, ये डिनोट करता है अमेंडमेंट को, कि ये ना ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था बल्कि एक अमेंडमेंट के थ्रू इस आर्टिकल को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो बचता है आर्टिकल है आर्टिकल 280। वो यहाँ पे बात करता है फाइनेंस कमीशन के लिए। देखिए, फाइनेंशियल कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी फंक्शनिंग को कर पाएँ। और जो फाइनेंस कमीशन है वो भी ये सेटअप करते हैं, प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं, और हर 5 साल के बाद इसे सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Privy purse refer to a specific sum of money that was payable annually to the rulers of former princely state that sign instrument of accession। देखिए, ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं तो इसे आप डाल सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी डाल सकते हैं, है ना, पर हमने यहाँ पे इसे पॉलिटी में कंसीडर किया है, क्योंकि जो अगर बाकी आप देख रहे हैं ना, तो ये देखिए 42nd अमेंडमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्रिंसिपल या कौन से आर्टिकल है जो इसे लीगल बैकिंग प्रोवाइड करते हैं।
तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पॉलिटी में कंसीडर किया है। और इसमें कुछ एस्पेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के भी आते हैं जो आपकी हिस्ट्री का पार्ट है, बट एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राइवी पर्स्यू रेफर टू अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी दैट वाज पेएबल एनुअली टू द रूलर्स ऑफ फॉर्मली प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। जब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का यूज़ करके जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया का पार्ट बनाया गया था, तो वहाँ पे ये प्रोविज़न लाया गया था। ठीक है, 1947 और 1949 के बीच में, यानी ये पूरा ईयर ऐसे रहा कि जिसमें डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स के साथ में यहाँ पे ये अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द पेमेंट ऑफ प्राइवी पर्स्यू वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बिफोर 42nd अमेंडमेंट। अब देखिए, ये 42nd अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। यानी 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये जो प्रोविज़न था कि जो प्रिंसली स्टेट के यहाँ पे रूलर हैं हम उन्हें प्राइवी पर्स्यू यानी एक अमाउंट देंगे, उसने इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है, द अबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्स्यू वॉज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट स्टूड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इगैलिटेरियन एंड enshrined in the constitution। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका यही यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था कि ये राजा महाराजाओं वाला टाइम अब जा चुका है और कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे इन लोगों को नहीं दिया जाएगा। इंडिया क्या है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। तो जिन लोगों के पास खाने को नहीं है ना, जिन लोगों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, ना कि जो राजा महाराजा हैं उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यही होता है, ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, फिर तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। PIL हैज़ रेनफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई क्या होता है। मान लीजिए मैं अगर जाती हूँ कोर्ट के पास कि भाई मान लीजिए किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि वो मेरा ही पर्स था और मुझे डायरेक्टली इफेक्ट किया है उस इवेंट ने। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई, यानी जिस इंसान के साथ क्राइम हुआ है वही जाके वहाँ पे रिपोर्ट को दर्ज करा सकता है। पर क्या PIL के केस में ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। PIL तो कोई भी फाइल कर सकता है और किसी के बिहाफ पे भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए अगर किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने PIL यहाँ पे फाइल किया, तो देखिए इन्वायरमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में एक लिविंग थिंग यहाँ पे कंसीडर किया। रिवर्स को यहाँ पे, क्योंकि रिवर्स में इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, रिवर को यहाँ पे एक लिविंग थिंग सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया। बट रिवर तो वहाँ पे नहीं गए, है ना, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल रिवर्स ने तो नहीं की, उनके बिहाफ पे किसी और ने की। यानी अगर कोई पर्सन इतना ज़्यादा वीक है कि वो अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकता, पर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और उस एक इवेंट की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर PIL को फाइल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई है इसे हम बोलते हैं, इसे एक रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई तो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो बात करता है कि जिसके साथ यहाँ पे कुछ गलत हुआ है वही कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, बोथ सिटीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल अ PIL, बिल्कुल सही है। चाहे कोई इंडिया का सिटीजन हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कई सारे, अगर आपको केसेस के बारे में पता है तो कई बार तो NGOs ही यहाँ पे इन्वायरमेंटल को लेके केस को फाइल करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन एंटरटेन PILs, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। हमें लिस्ट यहाँ पे मैच करनी है। देखिए यहाँ पे शेड्यूल दिए गए हैं, टोटल कितने शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, बट इनिशियली कितने थे? इनिशियल अमेंडमेंट एक्ट और इसे बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे आर्टिकल में बाद में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, और जो
73rd है, ये आपका बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। और 74th यहाँ पे बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जो सेकंड शेड्यूल है वो बात करता है सैलरीज़ की, जो पब्लिक ऑफिस है उनकी सैलरीज़ की। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी इनकी सैलरीज डिटरमाइन कहाँ पे लिखी हुई हैं, जो सेकंड शेड्यूल है वहाँ पे लिखी हुई है। तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 2 होगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए का 2 होगा, तो यानी सी यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बाकी को भी देख लेते हैं। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो क्या बात करता है, फिफ्थ शेड्यूल बात करता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, है ना, ठीक है। तो बी का 1। फिर है नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन लॉज को प्लेस किया जाता था कि जो जिनके ऊपर क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, ठीक है। इसीलिए जब स्टार्टिंग में जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे तो गवर्नमेंट ने उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए इस 9th शेड्यूल में प्लेस किया था। लेकिन बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, वो कहता है नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू उस लॉ का पॉसिबल है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो 9th शेड्यूल बात कर रहा है यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। यह है लैंड रिफॉर्म लॉज। उसके बाद है 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कर रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या है, 10th शेड्यूल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 2023 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दी गई है और उसने क्या अमेंडमेंट प्रपोज किया है यहाँ पे, देखिए 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। उसने क्या प्रपोज किया था, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट परस्यू, है ना। तो यानी ए का यहाँ पे 3rd हो जाएगा। और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या लेके आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया था, जो किस में मेंशन है, 10th शेड्यूल में भी मेंशन है ना। इसी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था, है ना। ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे यहाँ पे, 8th शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली, ठीक है। बाद में 4 शेड्यूल्स को बाद में अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड किया गया है। इसके बाद है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बात करता है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, यानी राइट टू एजुकेशन लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ साथ 86th ने एक तो फंडामेंटल यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात की थी, और साथ ही साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की थी कि पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। इसी के साथ 103rd, ये सबसे ज़्यादा रीसेंट अमेंडमेंट है, ये बात करती है रिजर्वेशन ऑफ EWS की। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे बताना है कि ये जो सारे गिवन आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली बात करते हैं DPSP की, ठीक है। अगर DPSP की हम बात करें तो ये कहाँ से लिए गए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं। नॉन जस्टिसेबल यानी अगर कोई इनका वायलेशन होता है या फिर अप्लाई नहीं होते हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते इनके वायलेशन के केस में, ठीक है। ये नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये होता है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 36 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल 36 के अंदर नहीं है, बल्कि आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। तो आर्टिकल 36 क्या है, आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, यानी किसके अगेंस्ट, या फिर अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने की। तो वो जो टर्म है DPSP में स्टेट का क्या मतलब है वो डिफाइन किया गया है यहाँ आर्टिकल 36 में, ठीक है। तो ये जो पेयर है वो गलत हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 43B, ठीक है। तो ये जो पेयर है बिल्कुल करेक्टली मैच है। और जो ये आर्टिकल 43B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का,
इसे ऐड किया गया था बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर। ठीक है। थर्ड जो पेयर है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पेयर बिल्कुल करेक्ट हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, consider the following statement under Article 18 of the Indian Constitution. Any citizen of India can take any title from any foreign state. देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आर्टिकल 18 बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की। ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स कर रहे हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट ही में ऐसे बोल दिया कि आप फॉरेन कंट्रीज से भी टाइटल ले सकते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इन बालाजी Raghavan versus Indian Federation 1996, Supreme Court has announced that Padma Vibhushan, Padma Bhushan are titles. These awards violate the right to equality. देखिए ये जो जजमेंट थी यहाँ पर, ये बालाजी राघवन जजमेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, इनको हम टाइटल की कैटेगरीज में नहीं रखेंगे, और ये राइट टू इक्वलिटी को वॉयलेट नहीं करते हैं, बल्कि इन टाइटल्स के थ्रू तो हम मेरिट को यहाँ पे रिकग्नाइज कर रहे हैं, है ना, मेरिट को रिकग्नाइज कर रहे हैं इनके थ्रू। यानी कोई पर्सन अगर इतना एक्सेल कर रहा है अपने फील्ड में, या फिर कोई मिलिट्री टाइटल भी हमें दिया, इन्हें यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो वो उसकी सर्विसेज के लिए दिए जा रहे हैं, उसकी मेरिट को रिकग्नाइज करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो वो राइट टू इक्वलिटी को वॉयलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पर सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो दोनों ही गलत हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to DPSP यानी Directive Principle of State Policies, consider the following statements. The DPSP of an Indian Constitution have been clearly divided into parts like Socialist, Gandhian और Liberal. देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, वैसे ही पढ़ने के लिए या कोई जो स्कॉलर्स हैं वो इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सच ये मेंशन नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो DPSP रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम नेहरूवी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946। देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये जो आर्टिकल है ये 43B में मेंशन है 43B में, और इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और जो DPSPs हैं वो नेहरूवियन रेजोल्यूशन से इंस्पायर नहीं है, बल्कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो पूछा क्या गया है हमसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई हैं, तो हम वो इसका आंसर होगा आंसर सी। कई बार ना बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो ये पढ़ना भूल जाते हैं कि उन्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या करेक्ट, तो इस पे आप ज़रूर से ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछी है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर करेक्ट पूछी होती तो इसका आंसर ऑप्शन डी होता, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, पढ़ लेते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल इन कोर्ट्स। ओके, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, यानी कोई भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं उस केस में, और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंडर यहाँ पे रिट्स को इशू करती है ना, ताकि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द DPSPs आर मेड जस्टिसेबल इन कोर्ट्स, देखिए अभी हमने पहले क्वेश्चंस में भी देखा था, तो DPSP नॉन जस्टिसेबल, यानी इनके वायलेशन के केस में हम कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, in which part and chapter of constitution was the right to property inserted after being removed from part 3। देखिए ओरिजिनली बात करें जो
राइट टू प्रॉपर्टी था ना, वो था अंडर आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 में था, और कुछ पार्ट आप बोल सकते हैं आर्टिकल 19(1)(f) में भी मेंशन था, ठीक है, टू होल्ड राइट टू प्रॉपर्टी। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो आपके पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है, पार्ट 3 जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मेंशन है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। बट फिर हमसे पूछा कि कौन से पार्ट में फिर इसे डाला है, तो उसका करेक्ट आंसर है पार्ट 12 और चैप्टर 4, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, अंडर आर्टिकल 300A है, ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I.R. कोहिलो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डील्स विद, जो I.R. कोहिलो की जजमेंट थी वो किससे डील करती है, तो I.R. कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था जो 2007 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें ये था सुप्रीम कोर्ट के आगे कि 9th शेड्यूल में ना कुछ लॉज थे जो कि कौन से लॉज थे, लैंड रिफॉर्म्स, है ना, लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉ थे गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिए थे। और 9th शेड्यूल ये कहता है कि अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल के अंदर है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं हो सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर कोई भी लॉ है जो भले ही 9th शेड्यूल में हो, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था ये केस, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 and 2, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग लिखे हुए नीचे, ठीक है। एक तो आपके जस्टिस से रिलेटेड टर्म है और भी ये बाकी जो तीनों हैं ये रिड्स हैं आपकी, ठीक है, जो आर्टिकल 32 में मेंशन है। चलिए इनका मीनिंग देख लेते हैं। जो एक्टस रेयस होता है उसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट, ठीक है, तो ए का ऑप्शन होगा बी, तो यहाँ पे ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है सिरियोररी, सिरियोररी का मतलब क्या है, टू बी अप्रेज्ड और टू बी इन्फॉर्म्ड, तो सेकंड का होगा सी, ठीक है। फिर थर्ड है हबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, है ना, यू मे हैव द बॉडी, यानी अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस की रिट्स को इशू किया हुआ है, तो पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी मिसिंग पर्सन है उसे कोर्ट के आगे पेश किया जाए, है ना, टू हैव अ बॉडी, ये मतलब इसका। उसके बाद है मैंडेमस, मैंडेमस यानी वी कमांड, यानी यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो लोअर अथॉरिटीज़ हैं उन्हें यहाँ पे कमांड करती है कि आप अपनी ये ड्यूटी कीजिए, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द इनिशिएटिव टेकन बाय, तो कौन इनिशिएटिव ले सकता है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो एक बार समझ लेते हैं, अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि अगर उसे कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो वो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, ठीक है, और उसके बाद पार्लियामेंट वो यहाँ पे जो भी अगर ऑल इंडिया सर्विसेज जिस भी रिस्पेक्ट में बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो मेजॉरिटी होती है इसे 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास करना होता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं हो सकता ये रेजोल्यूशन, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। कई बार मेजॉरिटीज़ पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन द राज्यसभा पास द रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, तो ये भी अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, तो यहाँ पर
क्या कहते हैं, जो स्टेट है सॉरी जो यूनियन है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। ठीक है, ये पर ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होता ये रेजोल्यूशन, ये भी किससे पास होगा, 2/3 मेजोरिटी से। चलिए तो इसका आंसर हम देख लिया, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट की बात कौन कर रहा है, प्रीएम्बल में क्या मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, या डीपीएसपी में, या फिर शेड्यूल 4 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी डीपीएसपी का जो पार्ट है वहाँ पे मेंशन है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। अगर आप पर्टिकुलर हम बात करें तो आर्टिकल 38 के अंडर मेंशन है इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, जिसका मोटिव है सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी यहाँ पे प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. In order to form a new state in Indian Union, the Parliament can amend the provision of Constitution with a simple majority. देखिए ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो जो आर्टिकल 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि अगर पार्लियामेंट को एक नई स्टेट बनानी है तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उन्हें ये जो अमेंडमेंट होगा ये 368 के अंडर काउंट नहीं होगा, यानी इस अमेंडमेंट को सिंपल मेजोरिटी के थ्रू किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी द पार्लियामेंट रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। इंडिया क्या है, इंडिया एक वो है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट इंडिया की वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टू अमेंड आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी अलोंग विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए आर्टिकल 368 को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 2 करेक्ट हैं और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट ही, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स that are not included in 3 list of 7th schedule of Indian Constitution। देखिए जो 7th शेड्यूल है उसमें कितनी लिस्ट मेंशन है, 3 लिस्ट हैं। ठीक है, एक तो आपकी यूनियन है, स्टेट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन है यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 97 में मेंशन है कि अगर जो भी सब्जेक्ट स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है वो यूनियन उन पे लॉ बना सकती है। बट इस स्टेटमेंट में कहा है कि तीनों ही लिस्ट में मेंशन ना हो, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में मेंशन है आपकी रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, 97 एंट्री है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 248 बोथ यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। आर्टिकल 248 रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की बात करता है, बट वो कहता है कि सिर्फ जो यूनियन पार्लियामेंट है ना वही इस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। और एक तरह से सही भी है, क्योंकि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, तो यूनियन पार्लियामेंट ही उन पर लॉ बनाएगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ रेजिडुअरी सब्जेक्ट। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, AI हो सकता है ना, साइबर सिक्योरिटी हो सकते हैं, जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं निकल के, जो किसी लिस्ट में सच मेंशन नहीं है, यानी स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में जो मेंशन नहीं है तो वो यूनियन लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर इन्यूमरेट इन state list if 2 or more state legislature pass a resolution requesting the parliament to enact such law।
बिल्कुल करेक्ट है। ये कहाँ मेंशन है? ये है आपके आर्टिकल 252 के अंदर मेंशन है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलकर यूनियन से रिक्वेस्ट करती हैं किसी मैटर के ऊपर लॉ बनाने के लिए, तो वहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, आर लॉ सो इनेक्टेड विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे पास सच रेजोल्यूशन और नॉट। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए 2 स्टेट ने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की बट रेजोल्यूशन को पास नहीं किया, तो उन स्टेट्स पर ये रेजोल्यूशन, ये जो लॉ बनाया जाएगा, अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सच लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपेल्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि अगर 252 के अंदर ये मेंशन है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया है तो सिर्फ जो यूनियन पार्लियामेंट है वही उसे अमेंड या फिर रिपेल यहाँ पे कर सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ओनली बी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं और बाकी बचे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट फ्रॉम द फंड कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। ये जो पेयर है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर आपको मनी को विड्रॉ करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल नेसेसरी होता है। ठीक है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू है इसी फंड में आके डिपॉजिट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जितना भी आता है। ये है आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 266 यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है। सेकंड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए ये पेयर यहाँ पे गलत है। देखिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ही हेल्ड करते हैं, ना कि फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है। नेक्स्ट जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट। ये जो यहाँ पे पेयर है ये गलत है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट से मनी विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। देखिए पब्लिक अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, है ना, प्रोविडेंट फंड है तो इसमें तो जनता का ही पैसा डिपॉजिट है, तो उसके लिए और उसे विड्रॉ करने के लिए कोई यहाँ पे अप्रूवल नहीं चाहिए पार्लियामेंट का। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के यहाँ पे फंड्स को विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा, अब हमसे करेक्ट पेयर पूछा था बट यहाँ पे तीनों ही गलत हैं, तो करेक्ट होगा ऑप्शन डी। ठीक है। ये तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, जिसमें हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के वो कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।